हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु के एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो भी सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन तुम्हें याद भी हो जाएंगे। एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहो बच्चों। और यदि तुम्हें पीडीएफ लेना है तो तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक को भी देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो टेक्सटुअल क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि जो भीतर के पाठ्य पुस्तक के बीच बीच में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पेज 45 में जो प्रश्न पूछा गया है उसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है बच्चों, ऐसी धातु का उदाहरण दें जो कि कमरे के तापमान पर क्या होता है, द्रव होता है। तो VVI क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो एक्सेप्शन से संबंधित है कोई बच्चों उसको याद कर लेना होता है। तो पारा एक ऐसा धातु है, पारा क्या है, धातु है जो कि कमरे के तापमान पर क्या होता है, द्रव होता है। जबकि ब्रोमीन एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन अधातु याद रखना और पारा धातु याद रखना, ठीक है। अब देखो, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है ऐसा कौन सा धातु है, धातु के बारे में बोल रहा है। तो इसका आंसर बच्चों सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है। कोई भी इसमें आंसर करो, ये तीनों के तीनों इनको चाकू से काटा जा सकता है। इसके बाद पूछेगा ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन होती है, तो इसमें हम लोग चांदी का नाम लिख देंगे। और ऊष्मा का कुचालक एक धातु बताई तो इसमें लेड का नाम लिख देंगे। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस देखे तुमने। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा बोल रहा है कि आघातवर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। या क्वेश्चन पूछेगा कि आघातवर्ध्यता किसे कहते हैं, तन्यता किसे कहते हैं। तो देख सकते हो, आघातवर्ध्य धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है। तो तुम्हें इस बात को याद रखना है कि धातुओं को जब पीट कर पतली चादर बना देंगे तो उस गुण को क्या कहते हैं, उस गुण को बोलते हैं आघातवर्ध्यता। VVI क्वेश्चन है बच्चों, 2 मार्क्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ देख सकते हो सोना और चांदी क्या है, बहुत आघातवर्ध्य धातुएं हैं। ये धातुओं का गुण है, तुम जानते भी होगे। जबकि तन्यता क्या होता है, धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उनको लंबे एवं पतले तार बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर सीधा लंबे नहीं लिखेंगे, तब भी बोलेंगे कि तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। और तुम देखोगे कि यदि 1 ग्राम हमारे पास सोना है तो उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो यही जो तन्यता है, यही तन्यता क्या है बच्चों, गुण है। तो तन्यता वह गुण है जिसके द्वारा धातुओं को लंबे तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, वही गुण है तन्यता का। अब नया क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन ये है तुम्हारा पेज नंबर 51। पेज कितना है, 51 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तुम अपने बुक से ये सारे क्वेश्चंस मिला सकते हो। तो पेज 51 खोल लो, वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, अब सोडियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है। तो बच्चों, जो सोडियम है या फिर पोटेशियम है या फिर लिथियम है, ये अत्यधिक क्रियाशील धातु है। सबसे पहला क्या लिखना है कि ये अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं या फिर अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु हैं। इस तरीके से पहला लाइन लिखना है। इसके बाद लिखना है कि जब इसको खुले में छोड़ेंगे तो ये वायु के साथ अभिक्रिया करेगा और आसानी से आग भी पकड़ सकता है। आग पकड़ सकता है की जगह लिख सकते आग भी पकड़ सकता है। इसलिए सोडियम को किरोसिन में या पोटेशियम को या लिथियम को किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। समझ गए इसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो भाई इसको तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पूछ रहा है कि आयरन का भाप के साथ समीकरण को लिखिए। तो पहला चीज जान लो बच्चों, जो आयरन होता है यानी कि Fe
वह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ वाष्प के साथ, यानी कि वाष्प के साथ ही आयरन यानी कि तुम्हारा लोहा अभिक्रिया करता है। तो ये देखो, यही है लोहा, और ये क्या है, जल है, लेकिन ये गैस के रूप में, यहाँ बगल में तुमको गैस लिख देना पड़ेगा, यानी कि ये क्या हो गया, वाष्प के रूप में हो गया, और ये बन गया Fe3O4, और ये तुम्हारा H2 गैस रिलीज होगा। तो ये क्या करना है, इसको समझना है, क्या समझना, बस इतना ही है कि यहाँ गैस लिख देना है और तुम्हें ये याद करना होगा। इसके बाद देख सकते हो, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया को लिखें। तो देखो, कैल्शियम का अभिक्रिया लिखेंगे तो कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यही हाइड्रोजन गैस जो होता है बच्चों, वह कैल्शियम की सतह पर चिपक जाता है और वह कैल्शियम क्या करने लगता है, गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। यह भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है, तो इसे क्या करना होगा, याद करना होगा। और सोडियम का देखोगे तो सोडियम तो जानते ही हो कि जल से जब अभिक्रिया करेगा तो ये बहुत ज़्यादा तेजी से जल से अभिक्रिया करता है, जिसके कारण वहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगा और वहाँ उसमें आग भी लग जाएगा, क्योंकि ये तेज बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ ऊष्मा निकलता है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। समझ गए? तो ये सारी बातें तुम्हें लिखनी पड़ेगी। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बोल रहा है ए बी सी एवं डी चार धातुओं के नमूने को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। यानी ए बी सी डी चार धातु है, देख सकते हो, ए है, बी है, सी है, डी है, ये चार धातु है और इसको क्या किया गया है, इसको दिए गए विलयन में डाला गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यानी कि आयरन सल्फेट में डाला गया है, कॉपर सल्फेट में, जिंक सल्फेट में और सिल्वर नाइट्रेट में। किसको डाला गया, ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। ठीक है, इस तरीके से डाला गया है। तो बोल रहा है कि इस सारणी का उपयोग कर धातु ए बी सी एवं डी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को आप यहाँ पर आंसर करके बता दीजिए। बच्चों, इस क्वेश्चन का रिलेशन सीधे सीधे विस्थापन अभिक्रिया से है। जैसे तुमने पढ़ा था Fe प्लस CuSO4 से Fe क्या करता है, Cu को यहाँ पर डिस्प्लेस कर देता है, यानी विस्थापित कर देता है और ये बनाता है FeSO4 प्लस Cu। तो भाई ऐसा क्यों है कि ये इसको विस्थापित कर दे रहा है, यानी जो आयरन है कॉपर को क्यों विस्थापित कर दे रहा है। तो हम लोगों ने देखा था जो आयरन है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और यदि ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा तो उसको क्या कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यहाँ से हटा देता है, चल फुट इधर से, ठीक है, और अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण कर लेता है। तो भाई हम लोग कैसे जानेंगे कौन किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसके लिए ये देखो, यहाँ अभिक्रियाशीलता का एक श्रेणी दिया गया था, याद है तुम्हें, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सक्रियता श्रेणी। और ऊपर एकदम ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है और नीचे क्या है, कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो यहाँ पर हम लोगों को आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट में कौन कौन से यौगिक हैं ये पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है, यहाँ देखो, कॉपर सल्फेट है, फिर तुम्हारा आयरन सल्फेट है, फिर जिंक सल्फेट है और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ तुम्हारा सिल्वर नाइट्रेट है। ये यानी कि इसका जो यौगिक है इसमें से ज्यादा अभिक्रियाशील, यानी कि AgCuFeZn इससे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व जब इससे अभिक्रिया करेगा तब इसको वहां से क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। जैसे कि D कोई तत्व है, D कोई क्या है, तत्व है, तत्व, यानी ऐसा ही कोई तत्व है, ये देखो दिख रहा है ना, ऐसा ही कोई तत्व है जो यदि आयरन सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि आयरन सल्फेट से यदि कोई ये अभिक्रिया कर रहा है डी नामक तत्व, तो इस आयरन को ये विस्थापित नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार से कॉपर
टू सल्फेट से भी क्रिया कर रहा है तो कॉपर को भी विस्थापित नहीं कर पा रहा है। जिंक सल्फेट से भी क्रिया कर रहा है तो उसको भी विस्थापित नहीं कर पा रहा है। और सबसे नीचे देख रहे हो सिल्वर नाइट्रेट है, मान कि AgNO3 है मान लो, ठीक है। Cu क्या है, यहां मैं लिख ही देता हूं। तो CuSO4 सब SO4 ही है, सल्फेट ही है, तो CuSO4 है, FeSO4 है, ZnSO4 है, ये है। और धातु कौन है, डी है, डी नामक एक धातु है। तो सभी से ये अभिक्रिया किया इसने, चारों से भी क्रिया किया, लेकिन किसी को विस्थापित नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है यह जो डी है वह क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील हो गया। कैसा हो गया बच्चों, सबसे कम अभिक्रियाशील। यह चार धातुओं के बारे में बोल रहा है, ए बी सी और डी। इन्हीं ए बी सी डी को चारों को बारी बारी से अभिक्रिया कराना है। तो यहां देखोगे यदि D AgNO3 से अभिक्रिया कर रहा है, या CuSO4 से, या FeSO4 से, या ZnSO4 से, तो यहां पर कोई भी अभिक्रिया नहीं हो रहा है। इसका मतलब D क्या हो गया, सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व हो गया। अब चलो C की बात करते हैं। तो C देखोगे, जो C है, अब मैं यहाँ C लिख दे रहा हूं, तो अब C का सबसे अभिक्रिया कराएंगे। तो यदि हम लोग बात करें C की, तो जो C है वह क्या कर रहा है, आयरन सल्फेट से कोई भी अभिक्रिया नहीं कर रहा है, जबकि कॉपर सल्फेट से और जिंक सल्फेट से भी कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है, लेकिन वह सिल्वर नाइट्रेट को विस्थापित कर दे रहा है। यानी कि ये अभिक्रिया किससे कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से कर रहा है और इसको विस्थापित कर रहा है। तो तुम देखोगे ये कॉपर सल्फेट से भी अभिक्रिया नहीं कर रहा है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कर रहा, मतलब ये इससे ज्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर से कम अभिक्रियाशील है, कॉपर से कम अभिक्रियाशील है, और ये Ag से ज्यादा अभिक्रियाशील है। इसका मतलब ये दूसरे नंबर पर आ गया। अब हम लोग बात करेंगे यदि B की, तो B का यदि बात करेंगे, चलो B का बात करते हैं कि B आखिर कैसे अभिक्रिया कर रहा है, किस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया कर रहा है। तो B देखोगे कि FeSO4 से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए FeSO4 को क्या कर दे रहा है, Fe को विस्थापित कर दे रहा है। यानी ये ज्यादा अभिक्रियाशील है तो इससे ऊपर आएगा, यानी इससे ऊपर का तत्व है। और लेकिन यहाँ देखोगे कि यहाँ और यहाँ और यहाँ कोई भी अभिक्रिया नहीं हो रहा है, और ये जिंक सल्फेट को, ये जो जिंक सल्फेट को यदि B की बात करें, तो Fe को तो ये विस्थापित कर दे रहा है, लेकिन जिंक को विस्थापित नहीं कर रहा, यानी जिंक से कम अभिक्रियाशील है और Fe से ज्यादा अभिक्रियाशील है बच्चों। यानी कि इसके बीच में भी कोई तत्व होंगे, उसका बात किया जा रहा है। तो यह जो है जिंक से कम अभिक्रियाशील है और Fe से ज्यादा अभिक्रियाशील है B, और इस प्रकार से हम B को सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील मानते हैं ABCD में। और अब बात करते हैं A की, तो देखोगे A कोई अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर दे रहा है। यानी कि A जो है, A यदि बात करें तो A कॉपर सल्फेट से में कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, लेकिन आयरन से ये कम अभिक्रियाशील है। आयरन से क्या है, कम अभिक्रियाशील। यानी कि इसका ये क्या पोजीशन आ जाएगा तुम्हारा, A का। तो यही हमारा पोजीशन हो गया। किस चीज़ का पोजीशन है ये बच्चों, ये है पोजीशन अभिक्रियाशीलता का ABCD का, कि ABCD में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन हो गया, B हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब क्वेश्चन यदि देखोगे तो क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है ABCD में। तो ABCD में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, B है। अब B इसलिए है क्योंकि ये आयरन सल्फेट को क्या कर दे रहा है, आयरन सल्फेट में से आयरन को विस्थापित कर दे रहा है, लेकिन जिंक सल्फेट में से जिंक को विस्थापित नहीं कर पा रहा है, कोई अभिक्रिया नहीं हो रहा है। इसलिए ये हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, B जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, अब धातु B को कॉपर 2 सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा।
यदि धातु B है उसको हम लोग CuSO4 में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, BSO4 बनेगा प्लस Cu बनेगा, यानी कि ये जो धातु है इससे अभिक्रिया करेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि B सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। देखो B यहाँ पर कहीं पर है, B इसका स्थान यहाँ है और कॉपर का स्थान यहाँ है, इसका मतलब B जो है कॉपर को विस्थापित कर सकता है एकदम आसानी से। और फिर तीसरा बोल रहा है धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में सजाइए। तो ये देखो घटते हुए क्रम में सजा दिया हम लोगों ने। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील B हो गया, फिर C हो गया, फिर A हो गया, फिर C हो गया और फिर क्या हो गया, D हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न तुम्हारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ देखोगे अभिक्रियाशील धातु, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अभिक्रियाशील धातु को तनि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखें। तो यहाँ पर सीधा सीधा है भाई, ये मैंने शुरू से ही पढ़ा है कि जब भी कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये बात याद रखना कि जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है। सभी धातुएं तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती, ये भी ध्यान देना, परंतु धातुएं यह करती वे अम्ल में हाइड्रोजन को पुनर्स्थापित कर लवण तैयार करती हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जो धातु है वह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सा गैस निकलता है। देखो कितनी बार मैंने समझाया है कि जब भी किसी धातु को हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। हालांकि सभी अम्लों के साथ ये जो धातुएं हैं इस प्रकार से अभिक्रिया नहीं भी करती हैं, लेकिन जिन अम्लों के साथ या जिन तनु अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अब थोड़ा सा इसमें एडिशनल तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो कि जो सभी धातुएं हैं वो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि वे अम्ल में जो यदि वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलता है उसको पुनर्स्थापित कर देता है और लवण तैयार करता है। तो ये बात तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा है कि जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा या तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। दूसरे भाग में यदि बढ़ते हैं प्रश्न के तो बोलता है कि आयरन का तनु H2SO4 से अभिक्रिया को दिखाएं। तो जब जो तुम्हारा आयरन है वो तनु H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये बात हम लोग को लिख देना है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये बोलता है जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो भाई जिंक क्या हो गया बच्चों, जिंक हो गया हमारा धातु और इसको आयरन 2 सल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे, यानी ये क्या हो गया, एक लवण हो गया। इसके विलयन में डालेंगे तो क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने तुरंत देखा है कि जो जिंक है वह आयरन से क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए वह आयरन को विस्थापित कर देगा और स्वयं उसका स्थान ले लेगा, यानी Fe+ZnSO4 का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो अभिक्रिया है ये किस चीज़ का उदाहरण है, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और यहाँ पर जो जिंक है आयरन को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिंक है वह आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। तो यहाँ पर यह भी कर सकते हैं कि जो लोहा है यानी आयरन है जिंक से कम सक्रिय है यानी अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। तो आ गया हमारा पेज 54 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये 3 क्वेश्चन बोल रहा है, एकम, द्विम, त्रियम। ये क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन
सोडियम यानी कि Na, ऑक्सीजन यानी कि O और मैग्नीशियम यानी कि Mg के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो ये क्या है, ये तो बहुत साधारण है बच्चों। यदि हम लोग सोडियम की बात करें तो सोडियम जानते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 281 होता है सर। और इसका बिंदु संरचना में हम लोग सोडियम और लास्ट वाला इस प्रकार से लिख देते हैं, या यहाँ पर बिंदु नहीं दे करके तुम इस तरीके से स्टार भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन की बात करें तो O होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दर्शा देना है। तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। मैग्नीशियम यहाँ देख सकते हो Mg कितना होता है, 12 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 8 2, और इसको हम लोग दिखा सकते हैं मैग्नीज को 1 और 2 इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो ऊपर दिखाओ या बगल में, इसे टेंशन में लेने की बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O और MgO की संरचना, एकदम VVI क्वेश्चन है बच्चों, इसको याद कर लेना है। यानी कि Na2O का संरचना कैसे होगा, तो Na का हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हो गया 2 8 और 1, और ऑक्सीजन यदि लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 8 और 2। यदि सोडियम की बात करें तो ये जो सोडियम है तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन देगा और Na प्लस बनाएगा और प्लस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करता है। और यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो O है वह 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और वो बनाएगा O2- इस प्रकार से बनाएगा। और यहाँ पर अब इसके इलेक्ट्रॉन डॉट को, स्ट्रक्चर को हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिख देंगे पहले सोडियम ऐसे, और उसको एक बिंदु से दिखा देंगे, और फिर से एक और सोडियम लिख देंगे, एक बिंदु दिखा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे Na2O है ना, तो Na 2 हो गया और ऑक्सीजन 1 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, और ये ऐसे दिखा देंगे, ये यहाँ पर गया, और इसको ऐसे लाइन खींच देंगे, और फिर यहाँ पर बना देंगे Na ऐसे, और यहाँ प्लस लिख देंगे, फिर यहाँ Na बना देंगे और यहाँ लिख देंगे प्लस, और O में पूरा इलेक्ट्रॉन अब दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, ऐसे ब्रैकेट मार देंगे और 2 माइनस लिखेंगे। और 2 8 8 2 8 2 8 ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस ये देखो ये वाला लिख दोगे, बस हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखो MgO को कैसे दिखाएंगे, तो ऐसे ही लिखेंगे, Mg का 12 होता है, तो 12 तो नहीं लिखना है, थोड़ा सा ऐसे लिख लो, हाँ नहीं लिखी दो, पहले में तो लिख दो कि Mg हो गया 2 8 और 2 हो गया। अब मैग्नीशियम के बारे में ये जान लो कि मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को मान लो दे रहा है, तो मैग्नीशियम से बन जाएगा तुम्हारा मैग्नीशियम 2+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। और ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये बन जाएगा O2-, ठीक है। अब इसको दिखाएंगे कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, तो लिखेंगे Mg 2 बिंदु दे देंगे, और O 1 2 3 4 5 6, प्लस तो मैंने दिया ही नहीं, यहाँ प्लस दे देते हैं, ठीक है, यहाँ प्लस देना पड़ेगा, यहाँ पर शुरुआत में प्लस दे देना, यहाँ प्लस कर देंगे और ये ऐसे कर देंगे और ये वाला ऐसे कर देंगे, और इस प्रकार से हो जाएगा तुम्हारा Mg 2+, और O हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे ब्रैकेट मार दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2-। तो बच्चों ये पूरा चीज़ दर्शाना बहुत ज़रूरी है, ये पूरा यहाँ तक दिखा देंगे तो यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा। ये देखो ये पूरी बातों को लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, यदि एकदम डिटेल में पढ़ना है तुमको, तो तुमको क्या करना होगा, यहाँ पर तुमको जा कर के इसको वीडियो में पढ़ लेना होगा, बहुत अच्छे से मैंने सिखाया है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है। तो भाई आयन तो तुम्हें पता ही है कि Na2O में सोडियम आयन उपस्थित है और ऑक्सीजन आयन उपस्थित है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg2+ आयन उपस्थित है और O2- आयन उपस्थित है, बस ऐसे ही लिख देना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, बोल रहा है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं बच्चों,
वैसे यौगिक जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है उसे क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे NaCl क्या है हमारा? आयनिक यौगिक है, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन ने उस एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं? यस, आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है बच्चों कि मान लो कि दो ईंट है इस प्रकार से, इन दोनों को एकदम यहाँ पर मान लो बहुत कम सीमेंट और बालू से जोड़ दिया गया है, और दो ईंट यहाँ पर है जिसको एकदम बहुत ज़्यादा सीमेंट से जोड़ दिया गया है। तो तुम बताओ किसको अलग करने में कम ऊर्जा का खर्च होगा? तो तुम देखोगे कि जहाँ कम सीमेंट है उसको यदि अलग करना है तो बहुत आसानी से वह क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, यानी कि यहाँ कम ऊर्जा का भी क्या होगा? खर्च होगा। लेकिन यदि एकदम कड़ाकड़ यहाँ पर ये बंधा हुआ है एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा सीमेंट है, यानी कि यहाँ पर यह जो मान लो कि बहुत अच्छे से एक दूसरे से बंधा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा ऊर्जा का यहाँ क्या होगा? उपयोग होगा इन दोनों को अलग करने के लिए। तो यदि ये तुम बात सीख गए तो इसको भी आसानी से सीख सकते हो, यानी कि उसके आयनिक यौगिक में परस्पर जो आयनिक आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इन शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा आवश्यकता होती है, और इस कारण से इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ये बात तुम समझ गए होगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा तुम कंफ्यूज मत होना। जो आयनिक यौगिक है वह भी परस्पर, जैसे कि मान लो NaCl है तो यहाँ भी NaCl है, तो यहाँ भी NaCl है, तो ये सब में आकर्षण होगा। पारस्परिक क्या होता है? आकर्षण होता है, यह भी ध्यान रखना। दो NaCl के बीच में भी यहाँ क्या होगा? काफी ज्यादा आकर्षण होगा, ये भी बात ध्यान में रखना। समझ गए बच्चों? अब देखो इन पदों का क्या करना है? परिभाषा देना है। पेज नंबर 59 का क्वेश्चन है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो IASC VBI क्वेश्चन है, गैंग भी VBI क्वेश्चन है, तुम्हें पता ही होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, खनिज किसे कहते हैं? तो देखो खनिज किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का जो भूपर्पट्टी है उसमें यदि प्राकृतिक रूप से कोई तत्व या यौगिक उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो इसे तुम वहां पर लिख दोगे तो देखो क्या क्या वर्ड्स तुम्हें मिले। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों या यौगिकों को ही हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो बस 3 वर्ड याद रखना है, और 3 वर्ड को इसमें एक वर्ड हो गया, 2 वर्ड हो गया, और तत्व या यौगिक हो गया। बस इसी को क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। अब इन खनिजों में यदि कोई खास तत्व तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है और जिसको आसानी से हम लोग उसको निकाल सकते हैं, निष्कर्षण कर सकते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ये मैंने पढ़ाया था तुम्हें। तो यदि तुमने बुक को पढ़ा है तो सारे क्वेश्चंस तो तुम खुद से भी यहाँ कर पा रहे हो। तो खनिज से अब अयस्क किसे कहें? तो अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज ही होते हैं, लेकिन वैसे खनिज जिसमें कोई विशेष प्रकार का धातु बहुत अधिक मात्रा में होता है। खनिज अयस्क किसे कहते हैं? तो अयस्क वैसे खनिज होते हैं। अयस्क वैसे खनिज, अयस्क वैसे खनिज हैं जिसमें कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, अधिक मात्रा में पाई जाती हो, तथा उससे निकालना वहां से लाभकारी हो, यानी कि उसको आसानी से वहां से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अयस्क का उसका नाम देते हैं। ठीक है। अब गैंग देखो, अब जो मान लो अयस्क हम लोग पृथ्वी से निकाल रहे हैं, या फिर बोलेंगे जो भूपर्पट्टी से अयस्क हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो पृथ्वी से निकालने पर ये जो अयस्क, इसमें बहुत सारी ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो कि तुम्हारा मिट्टी के रूप में या फिर उसमें रेत के रूप में लगी होती हैं। तो इस अशुद्धियों को ही हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ये भी VBI क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी याद कर लेना।
तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो बहुत आसान है बच्चों, सोना और प्लेटिनम ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हो, हम लोगों ने देखा था कि धातु का ऑक्साइड, जैसे मान लो ZnO है, ये धातु का ऑक्साइड है। तो धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग करना, यानी कि इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, अवकरण कर रहे हैं। तो किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए अलग अलग तरीका से हम लोग अवकरण करा सकते हैं। जैसे कि यदि इसका हम लोग कार्बन से अवकरण कराएंगे तो ये बन जाएगा जिंक, और ये क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि धातु को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या बस यही प्रक्रिया है ऑक्साइड को अलग करने का? नहीं, काफ़ी अलग अलग प्रक्रियाएं भी हैं। जैसे अब देखो, तो सक्रियता श्रेणी में निम्न स्थित धातु ऑक्साइडों को सिर्फ गर्म कर देना है, सिर्फ गर्म कर देने पर ही धातु हमें प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि सबसे पहला हम लोगों ने सीखा कि धातु के ऑक्साइड से यदि हम लोगों को धातु प्राप्त करना है तो कुछ धातु के ऑक्साइडों को सिर्फ गर्म करने पर ही हमें क्या प्राप्त हो जाता है, धातु प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे धातुएं होती हैं जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित होती हैं, उनके धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए दूसरा क्या है, कार्बन के साथ गर्म करते हैं, तो फिर हमें धातु प्राप्त हो जाते हैं और इसमें अपचयन प्रक्रिया हो गया। अब ये तीसरा भी याद कर लो, तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि मान लो कि यहाँ पर उच्च सक्रियता श्रेणी वाले धातुओं से यदि इसकी अभिक्रिया कराए तो हमें धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो Fe2O3 है, इसमें यदि एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराई जाए तो एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन को क्या करेगा, हटा देगा, और यहाँ पर तुम्हारा एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। यानी धातु के ऑक्साइड को एल्युमिनियम से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो ये विस्थापन की अभिक्रिया हो गई थी, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 3 प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सिर्फ गर्म करके या फिर अवकरण करा के या फिर विस्थापन करा के हम लोग धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे पृष्ठ संख्या 60 के प्रश्न नंबर 1 को। तो बोल रहा है जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है। यानी हमारे पास क्या है बच्चों, जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड है, ये 3 ऑक्साइड दिया गया है। तो बोलता है कि क्या इन तीनों को, जैसे अभी पहला को मान लेंगे, सबसे पहले जिंक ऑक्साइड को लेंगे तो बोलेंगे इसमें जिंक डाल देंगे, मैग्नीशियम डाल देंगे और कॉपर डाल देंगे, तो किससे इसमें जिंक हमें प्राप्त होगा। यानी जिंक ऑक्साइड से जिंक को प्राप्त करना है तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया कराएंगे। यानी ZnO में हम लोगों ने पहले जिंक को डाल दिया, फिर ZnO में हम लोगों ने Mg को डाल दिया, फिर ZnO में हम लोगों ने Cu को डाल दिया। तो बोल रहा है कि अब बताइए इसमें किसमें विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो इसके लिए बस 3 ही हम लोग को पढ़ना है। तो समझ लो कि मैग्नीशियम क्या होता है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, फिर जिंक होगा और फिर क्या होगा, कॉपर। इस प्रकार से इसका अभिक्रियाशीलता का क्रम होगा। ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, ये मध्यम और ये कम अभिक्रियाशील तत्व होगा इन तीनों में। अरे भाई, इसका सीधा मतलब है कि जब ZnO में जिंक को डालेंगे तो कहाँ कोई अभिक्रिया तुमको देखने को मिलेगा, और ZnO में Cu को डालेंगे तो भी तुम्हें कोई विस्थापन अभिक्रिया देखने को नहीं मिलेगा। विस्थापन अभिक्रिया तो समझ में आ रहा है ना, कि ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी यहाँ से MgO प्लस हमें क्या मिलेगा, Zn, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं Zn प्लस MgO, ऐसे भी लिख सकते हो कि Zn प्लस MgO भी हमें मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो
जेडिन है वह विस्थापित हो गया है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जिंक को डालेंगे तो हमें विस्थापन अभिक्रिया देखने को नहीं मिलेगा और हमें जिंक नामक धातु नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें जिंक प्राप्त हो जाएगा और यहाँ भी हमें जिंक प्राप्त नहीं होगा। अब मैग्नीशियम की बात करते हैं सेकंड नंबर। तो मैग्नीशियम भी ऐसे लिखेंगे MgO है, MgO है, MgO है। अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, पहले तो जिंक डाल देंगे, फिर क्या डाल देंगे, मैग्नीशियम डाल देंगे और फिर क्या डाल देंगे, कॉपर डालेंगे। तो तुम देखोगे कि मैग्नीशियम तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, यानी यहाँ पर कुछ नहीं मिलना है, यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिलना है और यहाँ तो कुछ मिलने का बात ही नहीं है। यानी कि यहाँ पर हमें किसी भी अवस्था में हमें कोई धातु नहीं मिलेगा। अब यदि कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो CuO, CuO और Cu कॉपर ऑक्साइड है। पहला में हम लोगों ने जिंक डाल दिया है, फिर हम लोगों ने मैग्नीशियम डाल दिया और फिर हम लोगों ने कॉपर डाल दिया है। तो तुम देखोगे ये तीसरी अवस्था में तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन दोनों अवस्थाओं में हमें कॉपर प्लस ZnO बन गया, यहाँ भी कॉपर प्लस MgO बन गया, यानी दोनों अवस्थाओं में हमें कॉपर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्राप्त होगा नहीं होगा। तो ये तुम्हें अब समझ में आ गया होगा। यदि विस्थापन अभिक्रिया तुम्हें समझ में आता है तो ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर कहीं कुछ नहीं होने वाला है और यहाँ दो अवस्थाओं में डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया तुम्हें देखने को मिलेगा। अब चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड क्वेश्चन कहता है कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। तो इसमें आंसर हम लोग देखेंगे कि वैसी धातु जो एकदम कम अभिक्रियाशील होती है, जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो गोल्ड है, वह बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है, तो वह क्या होता है, आसानी से संक्षारित नहीं होता है। तो दो उदाहरण तुम दे सकते हो, सोना और प्लेटिनम का। मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु जानते ही हो तुम लोग बच्चों की दो या दो से अधिक धातुओं या कुछ अधातु भी इसमें मिला सकते हैं कि समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक धातुओं या उसमें कुछ अधातु मिला दिया जाए तो उसी के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। और इसको तुमको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो चलो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर चलते हैं और ये है अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। तो पेज 62 का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारा। क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, निम्नलिखित में से किस धातु युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया, हम लोगों ने देखा है कि यदि मान लो यहाँ पर Fe है प्लस क्या है, CuSO4 है, तो हम लोगों ने देखा यदि ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व के यौगिक से अभिक्रिया करता है तो इसको विस्थापित कर देगा और ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ये तो मैंने पढ़ाया ही है तुम्हें, कितनी बार पढ़ाया बच्चों। तो यहाँ पर यही अभिक्रियाशीलता का ये क्या है, ये श्रेणी है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग देखते हैं कि ऊपर ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है और नीचे कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो ज्यादा अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ Na है, NaCl और ये कॉपर, तो क्या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो आंसर है कॉपर कम रिएक्टिव है और सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कॉपर सोडियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। यहाँ देखो, यहाँ पर है तुम्हारा कॉपर और यहाँ पर है सोडियम, ऊपर ज्यादा अभिक्रियाशील है, नीचे कम अभिक्रियाशील है। दूसरा देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड और यह है एल्युमिनियम। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर हमारा एल्युमिनियम है और ये है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम तो ज्यादा अभिक्रियाशील है एल्युमिनियम से, यानी एल्युमिनियम बेचारा प्यारा प्यारा एल्युमिनियम मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ओहो हो बेचारा एल्युमिनियम नहीं कर पाया विस्थापित, कोई बात नहीं है। अब इसी प्रकार से आयरन और सिल्वर को देखते हैं। तो आयरन देखोगे कि ज्यादा अभिक्रियाशील और बेचारा सिल्वर तो बहुत कम अभिक्रियाशील है, यानी ये जो सिल्वर है वह भी आयरन को नहीं हटा पाएगा। ओह बेचारा सिल्वर,
कोई बात नहीं है, तू महंगा भी तो है भाई सिल्वर, आयरन सस्ता भी तो है, ये भी बात तो ध्यान दे। टेंशन ना ले, टेंशन ना ले बचवा। अब देखो, अब आ गया AgNO3 और कॉपर, यानी कि ये हो गया सिल्वर और ये हो गया कॉपर। तो कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी कॉपर यहाँ विस्थापित कर देगा। तो बच्चों यहाँ तुमने देखा कि चैप्टर में बहुत सारे विस्थापन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सीरीज तुम्हें याद करना होगा। अब यहाँ पर देखोगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन में जंग से उसको बचाने के लिए कौन सा विधि उपयुक्त है। तो लोहे के फ्राइंग पैन में जिसमें ऑमलेट बनाते हो उसमें ग्रीस लगा दो। क्या बात है, क्या मस्त आइडिया है, ग्रीस लगा दो। ग्रीस समझते हो ना, जो कि तुम्हारा चेन वगैरह में लगाते, जो साइकिल का चेन है, मोटरसाइकिल का चेन है, तो वही तुम लगा दो और फिर उसमें ऑमलेट पका के काला काला ऑमलेट खाओ। सही है कि गलत है बच्चों? बिल्कुल गलत है सर, ऑमलेट में ग्रीस लग जाएगा तो कैसा लगेगा सर? जी नहीं, ग्रीस तो नहीं लगा सकते। पेंट भी इसी तरीके से नहीं लगा सकते, ये खराब हो जाएगा। इस प्रकार से जिंक का परत लगा के, तो ये है गैल्वेनाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तुम फ्राइंग पैन वगैरह में यूज कर सकते हो, उसमें पेंट नहीं लगा सकते, ग्रीस तेल नहीं लगा सकते। तो ये सही आंसर है हमारा। अब देखो, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? ठीक है, अब देखो इसका उत्तर, तो कैल्शियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है और क्या है, लोहा। इसका आंसर क्या है बच्चों? कैल्शियम है। कैसे? तो बोल रहा है कि ये जो कैल्शियम है धातु के ऑक्सीजन, मतलब ये कैल्शियम क्या हो गया? धातु हो गया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बना सकता है और इसका उच्च गलनांक भी हो जाएगा। और ये जल में विलेय है, कैल्शियम ऑक्साइड को डालेंगे तो पानी में ये घुल भी जाएगा। ठीक है, तो ये सारा बात बोल रहा है, तो वाजिब है कि ये कैल्शियम आंसर सही है। इसके बाद तुम देखोगे यहाँ पर और आंसर को काट सकते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ पर ये धातु नहीं है। ये पहला देखना कि कार्बन धातु नहीं है और सिलिकॉन धातु भी नहीं है। और जबकि लोहा की बात करें तो लोहा का ऑक्साइड जल में विलेय नहीं होता है। इस तरीके से हमारा आंसर कैल्शियम ही हो जाएगा। अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ये बोलता है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है? तुम ही बताओ, थोड़ा सोचो। और इस पे प्रश्न भी है, तुमको याद कर लेना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पर ये सारा चीज तुमको दिया हुआ नहीं रहेगा। तो बोलेगा कि भाई जिंक को क्यों नहीं लगाया जा रहा है, और जिंक भैया तुमको क्यों नहीं यूज किया जा रहा है, अरे टिन चचा तुमको क्यों टिन चचा को यूज किया जा रहा है? तो इसका बात है कि भाई टिन में कुछ तो गुण होगा। तो टिन में यह गुण है कि यह जो टिन है यह कम अभिक्रियाशील है, किससे? जिंक की अपेक्षा, यानी जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है, टिन क्या है? कम अभिक्रियाशील है, इसलिए टिन का लेप किया जाता है। ये बात लिखना भी होगा आपको, कभी क्वेश्चन आएगा तो। ऐसे ऑब्जेक्टिव तो आप जानते ही हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। आपको एक हथौड़ा दिया गया है, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इसका उपयोग कर धातु एवं अधातुओं के नमूने के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? धातुओं एवं धातु विभेद करने के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का अवलोकन करें। अरे भाई सिंपल सा बात है, तुमने धातु और अधातु का यदि गुण को पढ़ रखा है तो तुम इसका उपयोग करके बता सकते हो कि कौन धातु है कौन अधातु है। यदि हथौड़ा दिया गया है तो हम लोग आघात वर्ध्यता चेक करेंगे। ठीक है, आघात वर्ध्यता तुम जानते हो कि यदि धातुओं को पीटा जाएगा, ठीक है, धातुओं को यदि पीटा जाएगा तो वो पतले शीट के रूप में, पतले चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो तुम हथौड़ा लो, धड़ 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 मारना शुरू कर दो। यदि वह धातु होगा तो पतले शीट में परिवर्तित होगा, और नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से बैटरी, बल्ब, तार और स्विच, इसका उपयोग करके हम लोग चेक कर लेंगे कि वह विद्युत का सुचालक है कि नहीं है। यदि विद्युत का सुचालक होगा तो वहां पर बल्ब तुम्हारा जल जाएगा, एक सर्किट तुम बनाओगे तो। और यदि विद्युत का कुचालक होगा तो सर्किट तुमने बनाया उसमें बल्ब जलेगा ही नहीं। यही सब बात लिख देना है।
तो यही सब बात लिख करके तुम आंसर को कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर ये बैटरी हो गया तुम्हारा, फिर ये स्विच हो गया, बल्ब हो गया और ये तार हो गया। और बीच में क्या करना है, जो पदार्थ है उसको रखते जाना है। यदि वो धातु होगा तो यहाँ बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि इससे होकर विद्युत का क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अब चलो, उभयधर्मी ऑक्साइड महा महा भी आई क्वेश्चन, ये मैंने बताया था कि बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है, इसको तुमको एकदम याद कर लेना है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है और दो उदाहरण भी देना है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, ऐसे धातु के ऑक्साइड। देखो ये उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कह रहा है, धातु के ऑक्साइड कह रहा है, जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। यानी ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है, क्षारक के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है, इसीलिए इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। तो ये जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जल और लवण और जल का निर्माण करेगा, ये भी बात लिख दोगे। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक, मतलब ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो जब ये धातु का ऑक्साइड अम्ल के से अभिक्रिया करेगा तो ये क्षारकीय गुण को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, क्षारकीय गुण को दिखाएगा। और जब ये धातु का ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्लीय गुण को दिखाएगा। इस कारण से यह क्षारकीय गुण भी प्रदर्शित करता है और अम्लीय गुण भी प्रदर्शित कर देता है। कौन, धातु का ऑक्साइड, इसलिए इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और तुम जानते भी होगे, सिंपली जो धातु का ऑक्साइड होता है, यदि क्वेश्चन पूछे कि धातु का ऑक्साइड है वह किस प्रकार का गुण, ऑक्साइड जो है वह किस प्रकार का गुण प्रदर्शित करता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, तो तुम बोलना क्षारकीय गुण प्रदर्शित करता है, एकदम एक नंबर में आंसर। दूसरा, अधातु का ऑक्साइड होगा वह कैसा गुण प्रदर्शित करेगा, तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, ये दूसरा क्वेश्चन लिख देना। इस प्रकार से तुम्हारा दो क्वेश्चन और बन जाता है। लेकिन जो उभयधर्मी है वह दोनों जैसा बिहेव करेगा, क्षारकीय और अम्लीय। तो ये VVI क्वेश्चन है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो और याद भी कर लो। अब हमारा उदाहरण हो गया, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, धातु का ऑक्साइड है। तो ये देखो, अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्षारकीय व्यवहार करेगा, यह अभी क्षारक के जैसा है। कैसा है, क्षारक के जैसा। और जब ये क्षारक के जैसा भी है, क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो अम्लीय व्यवहार कर रहा है। तो इस प्रकार से ये पूरा तुमको याद होना चाहिए। अब दो उदाहरण पूछ रहा है, तो ये जिंक ऑक्साइड भी क्या है, ये धातु का ऑक्साइड है जिसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड को भी उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्षारकीय व्यवहार कर रहा है और यहाँ अम्लीय व्यवहार कर रहा है। इसको तुम अपने कॉपी में लिख लो और इसको याद कर लो अच्छे से। अब देखो, दो धातुओं के नाम बताएं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एक अधिक जो अभिक्रियाशील धातु है अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर सकता है, उसके ऑक्साइड से विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यदि जिंक तथा लोहा हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण से तनु अम्ल से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा हाइड्रोजन। क्योंकि HCl है तुम्हारा, मान लो कि ये जो HCl है इसमें तो हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पर जिंक से भी क्रिया कराएंगे तो जिंक क्या कर देगा, H को यहाँ से हटा देगा। इस तरीके से आयरन भी क्या करेगा, HCl से भी क्रिया करेगा तो H को यहाँ से हटा देगा। इसका मतलब यदि H को हम लोग यहाँ बीच में लाएं तो ऊपर वाला आयरन और जिंक इसको विस्थापित कर सकता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। लेकिन यदि नीचे बात करें, कॉपर और Hg की बात करें या AgAu, किसी दो नाम याद करना है तुमको, तो क्या ये इसको विस्थापित कर सकते हैं हाइड्रोजन को, आंसर है नहीं। तो कॉपर और पारा मान लो कि हाइड्रोजन से क्या है, कम अभिक्रियाशील है। देख सकते हो कि कॉपर और Hg हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, यानी कि यहाँ पर जो अम्ल होगा HCl होगा, ठीक है, वह उसको अब देखो यहाँ पर तनु अम्ल जो है उसमें HCl मान लो अम्ल हो गया तो इसमें से हाइड्रोजन को हटा नहीं सकता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से आंसर को हम लोग कर सकते हैं। चलो तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये है प्रश्न संख्या 8। ये क्या बोल रहा है, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे। तो जानते ही हो बच्चों, मैंने तुम्हें याद भी कराया था कि जब भी हम लोग विद्युत अपघटनी में किसी तत्व का या बोलेंगे किसी धातु का क्या करने वाले हैं, विद्युत परिष्करण कराएंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग दो चीज ध्यान देंगे। एक तो तुम्हारा पतला होगा, थोड़ा मैं इसे मोटा और पतला कर देता हूं, तो यहां पर देखोगे ये देखो ये पतला हो गया और यहां पर तुम्हारा हो जाएगा मोटा। तो जो मोटा होगा बच्चों वो होगा एनोड और जो पतला होगा वो क्या होगा, कैथोड। ये बात हम लोगों को याद रखना है कि कैथोड क्या होगा, हमेशा पतला होगा और ये शुद्ध धातु होगा। क्या होगा, शुद्ध धातु होगा। जबकि एनोड क्या होता है, अशुद्ध धातु होता है, जिसे हम लोगों को क्या करना है, साफ सुथरा करना है, यानी कि उसको शुद्ध करना है। तो इसको याद कैसे किया था, याद किया था कि यहीं पे बनता है एनोड मड। क्या बनता है, एनोड मड, यानी कि यहीं पर से गंदगी नीचे आकर के जमा हो जाएगा। तो इसी से हम लोग याद कर लेते कि यानी एनोड में अशुद्ध तत्वों को लगाया गया होगा, शुद्ध धातु को लगाया गया होगा, जो कि क्या होता है, मोटा भी होता है। ये भी याद रखना, ठीक है, इतना बात याद हो गया। तो एनोड धातु M की अशुद्ध और मोटी प्लेट होती है। एनोड में मोटा प्लेट लगाएंगे, अशुद्ध प्लेट लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, एनोड पर लगाएंगे, जिससे कि गंदगी नीचे आएगा और एनोड मड के नाम से जाना जाएगा। जबकि कैथोड में शुद्ध धातु लगाते हैं और उसका पतला प्लेट लगाते हैं, पतला प्लेट लगाएंगे, क्योंकि ये क्या होगा, यहाँ पे आकर के तुम्हारा ये फिर धातु जमा होता है, फिर धीरे धीरे ये मोटा होते जाता है और ये वाला पतला होते जाता है। और अपघट्य धातु M का जल में घुलनशील भी नहीं। अब देखो विद्युत अपघट्य के रूप में हम लोग क्या करते हैं, किसी ऐसे पदार्थ का यूज करते हैं जो कि इसी धातु का एक साल्ट हो, एक लवण हो, ठीक है। तो अब विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे, तो इसी धातु का एक लवण का उपयोग करेंगे जो जल में घुलनशील विलयन होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि कॉपर है, तो कॉपर में CuSO4 का हम लोग यहाँ पर विलयन को लेते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में, समझ गए। चलो तो अपना नया क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 बोलता है, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। ये देखो यही है सल्फर पाउडर और इसके स्पैचुला, ये देखो स्पैचुला इसमें लेकर के गर्म कर रहा है। तो गर्म करेगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और इस परख नली को उल्टे करके इसमें परख नली में सल्फर डाइऑक्साइड को जमा कर लिया। तो यहां पर देखोगे ये हो गया अधातु, अधातु का क्या हो गया, ऑक्साइड। इस बात को याद रखना, ये क्या है, अधातु का ऑक्साइड है। तो उल्टा करने से उसने सर्जित गैस को एकत्र किया, ठीक है, कर लिया। अब गैस की क्रिया क्या होगी, सूखे लिटमस पत्र पर, आर्द्र लिटमस पत्र पर, ठीक है। और बोलता है कि ऊपर की अभी, तो ये पहला हम लोग पहले देख लेते ए का। तो सूखे लिटमस पत्र पर गैस SO2 जो बना उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। तो सबसे पहले तो जान लो कि ये जो बना है ये धातु का ऑक्साइड नहीं है, अधातु का ऑक्साइड है। जो अधातु का ऑक्साइड होता है वह अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। और जब इसमें आर्द्र लिटमस पत्र हम लोग इसके संपर्क में रखेंगे, कैसा, यस, नीला, तो वह क्या हो जाता है, लाल रंग में बदल जाता है, ठीक है। क्यों बदलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अम्ल में जब नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो वह लाल हो जाता है। लेकिन यह बात हम लोगों को ध्यान देना है कि वहां पर तुम्हारा जो लिटमस पत्र है वो भींगा हुआ होना चाहिए, मतलब कि उसमें जल की मात्रा होनी चाहिए, तभी वह नीला से लाल होगा। क्योंकि सूखा जो होता है उसमें वह अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो यही कारण है कि जब सूखे लिटमस पत्र से SO2 गैस को पास हम लोग ले जाते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि वहां पर कोई अम्लीय प्रभाव इसका देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही हम लोग
अब थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ कि सल्फर क्या है, एक अधातु है और जब अधातु ऑक्सीजन से संयोग करता है तो अधातु का ऑक्साइड बनाता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। और SO2 की प्रकृति कैसी होगी, यानी कि अम्लीय होगी। और जब इसमें भींगा हुआ नीला लिटमस पत्र डालेंगे तो ये लाल रंग का हो जाएगा। यही तो मैंने बता दिया था। अब यही तो है, H+O2 से क्या बन गया, SO2। ये जो दूसरा पूछ रहा है कि ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो यही हो गया H+O2, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ये बोल रहा था। H+O2 से क्या बन गया, SO2 बन गया, है ना आसान। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10। बोलता है लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताएं। ठीक है, तो यहां पर उत्तर, ये देखो ये थोड़ा सा गलती हो गया है। तो देखो क्या है उत्तर कि लोहे से जंग बचाने के तरीके क्या है। अरे भाई बहुत सारे तरीके हैं। तो तेल या ग्रीस लगाकर, फिर उसको रंग करके, फिर मैंने बताया था जैसे कि गैल्वेनाइजेशन के द्वारा, या फिर हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा था मिश्र धातु बना के। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो तेल या ग्रीस उस पर लगा दिया जाए जिससे कि वह वायु और नमी के संपर्क में नहीं आएगा। तो ये बात याद रखना कि जंग तब लगता है जब लोहा नमी और वायु दोनों के संपर्क में आता है। सिर्फ नमी के संपर्क में या सिर्फ वायु के संपर्क में जंग नहीं लगता है। ठीक है, रंग करके भी वहां पर हम लोग पेंट करके उसको बचा सकते हैं। ठीक है ना। अब देखना, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाता है। कितनी बार मैंने बताया कि जब अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो अधातु का ऑक्साइड बनाएगा, और ये कैसा होता है, अम्लीय होता है प्रकृति में। ये बात याद रखना। ठीक है, तो अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय और उदासीन। लेकिन हम लोगों को बेसिकली क्या पढ़ना है, अम्लीय ऑक्साइड के बारे में बुक में पढ़ाया गया है। लेकिन एक और क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि धातु जब अम्ल से भी, धातु जब ऑक्साइड से भी क्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कि मान लो Fe2O3 है, ये धातु का ऑक्साइड हो गया। CuO धातु का ऑक्साइड हो गया। तो ये कैसा प्रकृति दिखाएगा, अम्लीय या क्षारकीय। तो इसका उत्तर है ये क्षारकीय प्रकृति को दिखाएगा। तो ये 2 बात तो एकदम गांठ बांध लेना है बच्चों, एकदम याद कर लेना है। अब ये आ गया VVI क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन के रूप में भी बार बार पूछा जाता है। पूछ रहा है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इसका उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। तो सबसे पहला इसका आंसर है कि बहुत खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर होता है। तो यहाँ प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, एक तो बहुत खूबसूरत धातुएं हैं, आंख को बहुत आकर्षित करती हैं। इनसे जो आभूषण बनाए जाते हैं वो बहुत सुंदर बनते हैं, वो चमकदार होते हैं। तो सिर्फ चमकदार होना ही बात नहीं होता, वो चमकदार इतनी आकर्षक होती हैं, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ तुम्हारा ये जो आभूषण बनाए जाते हैं ये संक्षारित भी नहीं होते, ये भी बात तुम वहां पर लिख दोगे कि संक्षारण भी इसमें बहुत कम होता है। इस कारण से भी इनका उपयोग गहने बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन आकर्षक होते हैं, ये बात जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी धातुएं जो कि संक्षारित नहीं होंगी लेकिन वो उतना सुंदर नहीं दिखे। जैसे मान लो कि अधातु, मान लो कोयला ले लिए, तो क्या कोयला खराब होगा, नहीं खराब होगा। तो क्या कोयले का गहना बना सकते हैं, आभूषण बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं ना। पहला तो एक ये अधातु है, इसको विभिन्न हाँ एक और चीज यहाँ लिखा जा सकता है कि इनको विभिन्न प्रकार की आकृतियों में ढाला भी जा सकता है। ये भी ध्यान रखना कि ये जो धातुएं हैं इनको विभिन्न आकृतियों में ढाल करके सुंदर सुंदर गहने भी गढ़े जा सकते हैं। अब कोयला से तो हम लोग विभिन्न आकृति के गहने नहीं बना सकते हैं, समझ रहे हो। जैसे मान लो कोयला से तुमको अंगूठी बनाना है तो बना सकते हो, नहीं ना बना सकते हो, यही सब बात है। अब बोल रहे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर क्यों संग्रहित किया जाता है, ये पहले बता दिया गया है।
सबसे पहला तो ये कि इसको खुले में नहीं रखते हैं, खुले में रखेंगे तो ये वायु के संपर्क में आएंगे और हो सकता है कि आग भी लग जाए। इसलिए इनको अब क्या करना है, इनको तेल के अंदर हम लोगों को संग्रहित करके रखना है, क्योंकि ये तेल से रिएक्ट भी नहीं करता है और तेल के अंदर जब ये रहेगा तो वायु के संपर्क में नहीं आएगा, और जब वायु के संपर्क में नहीं आएगा तो जो जलने का बात है या फिर किसी दुर्घटना का बात है वो नहीं होगा। तो ये सारा आंसर तुम्हें लिखना होगा। अब देखो, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों किया जाता है? तो सबसे पहला तो एल्युमिनियम जो होता है वह सस्ता धातु है, मजबूत धातु है। ये ध्यान देखना कि मजबूत भी यानी टिकाऊ धातु है। तुम्हारे घर में जो एल्युमिनियम के बर्तन हुए कई साल तक वो बहुत अच्छे से टिके हुए रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। सस्ता तो है ही, इसी के साथ इसमें जंग भी नहीं लगेगा, इसी के साथ ये जो मुख्य चीज है संक्षारण भी नहीं होगा। और मेन जो चीज देखो, 3 पॉइंट बन गया ना, और मेन जो पॉइंट इसका है कि ये ऊष्मा का सुचालक होता है, बहुत अच्छा सुचालक है। इस कारण से इसके जो बर्तन है उसमें खाना बनाना कितना आसान है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे कि मान लो कि तुम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हो, तो जो मिट्टी का बर्तन है वह क्या है, वह ऊष्मा को उतना सुचालक भी नहीं है, मजबूत टिकाऊ भी नहीं है, तो उस कारण से उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब तुम क्या करोगे, मान लो चांदी के बर्तन में खाना बनाना चाहोगे, सोना के बर्तन में खाना बनाना चाहोगे, तो वो भी तो बना सकते हो। तो वह क्यों नहीं बना सकते हो कि भाई वो तो बहुत महंगा है, हमारे लिए हमारे बजट का ही नहीं है। तो सब बात ध्यान देना होता है, सस्ता है कि महंगा है, मजबूत है कि नहीं है, संक्षारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऊष्मा का सुचालक है कि नहीं है, ये सारी बातें हम लोग ध्यान देते हैं। जबकि लोहा का भी बर्तन हम लोग कुछ कुछ बर्तन यूज करते हैं, ठीक है। तो भाई वहाँ स्टील का तो बर्तन तुम जानते ही कि हम लोग उपयोग करते हैं। तो उपयोग के अनुसार हम लोग बर्तन भी अलग अलग धातुओं का यूज करते हैं। अब देखो, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ऐसा क्यों? बहुत साधारण सा इसका आंसर है, क्योंकि जब हम लोग कार्बोनेट अयस्क से एवं सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते हैं, धातु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा वो मुश्किल प्रक्रिया है। जबकि धातु के ऑक्साइड से यदि हम लोग धातु प्राप्त करना चाहते हैं तो वह एक सरल प्रक्रिया है। यानी धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना क्या है, एक साधारण सा प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया है। लेकिन धातु कार्बोनेट एवं धातु के सल्फाइड से धातु को प्राप्त करना एक आसान प्रक्रिया नहीं है। इसलिए हम लोग धातु के कार्बोनेट को सबसे पहले ऑक्साइड में बदलते हैं, फिर ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करते हैं। इसी प्रकार से धातु के सल्फाइड को सबसे पहले धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं और उससे धातु का निष्कर्षण कर लेते हैं। तो तुम बोलोगे ऐसा निष्कर्षण ही नहीं पता चल रहा है। अरे भाई, जो अयस्क है ना, अयस्क से धातु प्राप्त करना, धातु को क्या करना है, प्राप्त करना, तो उसके लिए विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उन्हीं प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, धातु का निष्कर्षण। वो सारे प्रक्रम क्या हैं, धातु के निष्कर्षण कहलाते हैं। तो धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना बहुत आसान प्रक्रिया है, जबकि धातु के कार्बोनेट और सल्फाइड से उनको धातु को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल प्रक्रिया है। इसलिए हम लोग कार्बोनेट एवं सल्फाइड को सबसे पहले ऑक्साइड में बदलते हैं और उसके बाद धातु प्राप्त कर लेते हैं। अरे वाह, आ गया एक और क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। अपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? अरे भाई, जो नींबू है या इमली है वो क्या है, वो अम्लीय पदार्थ है। और तांबा क्या है, कॉपर बोल रहे हैं, तांबा क्या है, ये तुम्हारा धातु है। तो इस धातु में यदि इनका प्रयोग किया जाए तो उसको ये क्या करेगा, उसको बहुत अच्छे से साफ करेगा। अब खट्टे पदार्थ जैसे कि नींबू हो गया, इमली हो गया, तो इसमें तुम्हारा अम्ल पाया जाएगा,
ठीक है ना। तो अब ये सिट्रिक अम्ल तो हम लोग नहीं लिखेंगे, अम्ल पाया जाता है। तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत कॉपर कार्बोनेट जमा हो जाती है, इसलिए कॉपर कार्बोनेट जो प्रकृति में क्षारीय होता है यह नींबू के रस के साथ घुल जाता है जो प्रकृति में अम्लीय होता है। नींबू का रस अम्लीय होगा और जो हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनेगा वह कैसा होता है, क्षारकीय होता है, तो जिससे वह परत को घुला लेगा और बर्तन क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस आंसर को हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अपने प्रश्न संख्या 13 की ओर। बोलता है आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ क्यों कर देते हैं? तो बच्चों जो खट्टे पदार्थ इमली या नींबू है वो उसमें अम्ल पाया जाता है, ये सिट्रिक नहीं लिख देना है, अम्ल पाया जाता है सीधे लिख देना है। ठीक है, तो इसमें अम्ल पाया जाता है और जो कि देखो सबसे पहले ये समझो कि जो तांबे का बर्तन है वह यदि मलिन है तो उसमें हो सकता है कि हरे रंग का परत जम जाए, यानी कि उसमें कॉपर कार्बोनेट का परत जमा हो जाए। और तुम जान ही रहे हो कि कॉपर कार्बोनेट कैसा होगा बच्चों, यह एक क्षारीय प्रकृति का पदार्थ होगा। तो जब इसको हम लोग नींबू के रस से साफ करेंगे या इमली के रस से साफ करेंगे तो वह अम्लीय होगा। तो ये जो अम्लीय पदार्थ है उस क्षारकीय पदार्थ को क्या करेगा, वहां से साफ कर देगा, हटा देगा। इसी कारण से हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अम्ल का यूज करेंगे। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद करें। अब देखो धातु एवं अधातु में विभेद हम लोग कैसे करते हैं, उसके भौतिक गुणों के आधार पर, कि एक क्या होता है, एक होता है तुम्हारा आघातवर्ध, अधातु आघातवर्ध नहीं होता है। धातु कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं, अधातु नहीं होते हैं। धातु क्या करते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु नहीं होते हैं। तो ये सब भौतिक रूप से हम लोग उसका क्या करते हैं, उन दोनों में अंतर करते हैं। लेकिन अब रासायनिक गुण के आधार पर देखो, भौतिक वाला भी यही एग्जाम में आता है, रासायनिक गुण वाला उतना नहीं है, फिर भी हम लोग को याद करना होगा। अब जैसे कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन अधातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इस तरीके से एक हो सकता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारकीय होता है, लेकिन अधातु का ऑक्साइड यूजुअली क्या होता है, अम्लीय होता है। अब धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखती हैं, ये आगे पढ़ोगे कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण रखता है वह धातु होता है, और इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है उसे अधातु कहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा लाइन। इस तरीके से कुछ अंतर तुम लोग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ अंतर है जिसको हम लोग यहाँ 3 अंतर को कर सकते हैं। अब एक देखो क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है और उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों को पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचा है। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने का कंगन उसे देती है, जिससे वह क्या करता है, एक विशेष विलायक में डालता है, और इसी विशेष विलायक का नाम तुम्हें जानना है। अब कंगन नए की तरह चमकने तो लगता है, लेकिन उसका वजन बहुत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी हो जाती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलियन की प्रकृति में बता सकते? जी हाँ, वह विलियन क्या था, एक्वा रेजिया था। और ये जो एक्वा रेजिया है आप जानते हैं कि यह सोने को भी क्या करता है, घुला लेता है। और एक्वा रेजिया क्या होता है, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं तनु नाइट्रिक अम्ल का 3:1 में वह क्या होता है, विलियन होता है। तो इसको बात को याद रखना है, ये हमेशा क्वेश्चन भी पूछता है तुम्हें एक्वा रेजिया के बारे में। और एक्वा रेजिया सोना और प्लेटिनम को भी घोलने की क्या करता है, क्षमता रखता है। और यही कारण था कि उस महिला का जो सोना का गहना था उस विलियन में यानी एक्वा रेजिया में घुल गया, और वो साफ तो हो गया लेकिन उसका वजन भी क्या हो गया, कम हो गया। अब देखो, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे के मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताएं। अब देखोगे जो कॉपर है ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, और यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया भी नहीं करता। इसके विपरीत आयरन जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ गर्म जल कहने का मतलब है यहाँ वाष्प हम लोग कह सकते हैं,
कि वहां पर जो वाष्पित जल होगा उसके साथ ये अभिक्रिया कर सकता है, यानी यहाँ जी लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि यूजुअली आयरन जो है तुम्हारा वह जो है सो तुम्हारा गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन जब गर्म जल डालोगे वहां पर तो वहां वाष्प भी तो बनेगा, तो उससे अभिक्रिया कर लेगा, और जिससे कि ये क्या करेगा, यह फिर हमारे लिए सही नहीं होगा। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए तांबे का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अध्याय तुम्हारा होता है समाप्त। मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।